तुम्हें फ़ोन करके बुलाया, तुम आए और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसने इनकार किया तो तुम गुस्से में होश गंवा बैठे। मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं तो केवल उसे हैप्पी बर्थडे विश करने आया था। पुलिस की पूछताछ के दबाव के आगे मैं धीरे धीरे टूटने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं फुट फुट कर रो पड़ा। जारा भी इस दुनिया में नहीं थी। आज के बाद मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, उसकी आवाज़ नहीं सुन पाऊंगा, उसे मैसेज नहीं कर पाऊंगा और उसका स्टेटस तक नहीं देख पाऊंगा। आखिर इन्हीं तमाम चीज़ों के सहारे ही तो मैं इतने सालों से जी रहा था। और सबसे बदतर यह कि पुलिस सोचती है मैंने उसे मारा है। पुलिस मुझे इसके लिए ताउम्र जेल में ठूस सकती थी। मैंने हाथ जोड़े। राणा सर, मैंने उसे नहीं मारा है, मैं ऐसा कभी कर भी नहीं सकता। तो फिर किसने उसे मारा? और ये बच्चों की तरह रोना धोना बंद करो। मुझे नहीं मालूम सर ये किसने किया, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने इंटरकॉम उठाया। एक और कांस्टेबल भीतर आया। लड़की के फ़ोन से कुछ मिला? सर, वो लॉक्ड आईफोन है और हमें उसका पासवर्ड मालूम नहीं। उस पर टच आईडी है, अंगूठे के निशान वाली। हाँ सर, तो मुर्दा लड़की के अंगूठे की मदद से उसको खोलो। कांस्टेबल ने सिर खुजाया। जब फ़ोन स्विच ऑन होता है तो पहले कोई न्यूमेरिक पासवर्ड डालना होता है सर। तो क्या थाने में किसी बेवकूफ़ ने फ़ोन को ऑफ़ कर दिया था? नहीं सर, फ़ोन तो पहले से ही स्विच ऑफ था और ऐसे ही चार्ज हो रहा था। तो अब हम फ़ोन को अनलॉक नहीं कर सकते? नहीं सर, वह 6 डिजिट पासवर्ड है। 10 बार गलत लिखने पर फ़ोन हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। ये स्टूपिड फ़ोन कंपनियाँ सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन लगाओ, उसे कॉल लॉक्स हासिल करो। वो तो पहले ही कर लिया सर। तो क्या आज किसी ने लड़की को फ़ोन लगाया था? उसके फ़ोन पर रघु क्यूटी पाई नाम के कॉन्टैक्ट के 2 मिस कॉल है। मैं उसे कॉल कर रहा हूँ। तुम सेल टावर से पता लगाओ कि बीती रात रघु क्यूटी पाई की लोकेशन क्या थी। जी सर। इंस्पेक्टर मेरी ओर मुड़े। बाहर जाकर वेट करो केशव, उन्होंने कहा। मैं एफआईआर के कुछ समय के लिए रोक सकता हूँ, लेकिन अभी तुम थाना छोड़कर नहीं जा सकते। मैं कहीं नहीं जाऊँगा सर, आई प्रॉमिस। बाहर किसी कोने में जगह ढूंढकर फर्श पर सो जाओ। मैं कुर्सी पर बैठकर भी आराम कर सकता हूँ सर, लेकिन एक बात है। क्या आप रघु को कॉल करने जा रहे हैं? क्या मैं यहाँ रुककर आपकी बात सुन सकता हूँ? क्यों? पता नहीं सर, बस मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, तो अब तुम जासूसी भी करना चाहते हो? सर, बॉडी मुझे मिली थी, मैं उसे जानता था। जाहिर है मुझे इस मामले में गहरी दिलचस्पी हो सकती है और हो शायद मैं आपको कोई मदद भी कर पाऊँ। इंस्पेक्टर ने कंधे उचका दिए। उसको इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने रघु का नंबर डायल किया और फ़ोन को लाउड स्पीकर मोड पर रख दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग, एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ में तेलुगु लहजा था। हेलो, क्या मिस्टर रघु वेंकटेश से बात हो सकती है? राणा ने कहा। वेट अ मिनट, हाँ, अभी डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं, मैं उन्हें फ़ोन दे रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर राणा बोल रहा हूँ। आप कौन है? नर्स जेनी सर, मैं यहाँ पर रघु सर की देखभाल कर रही हूँ। कहाँ पर? अपोलो हॉस्पिटल सर। वेट, मैं उन्हें फ़ोन दे रही हूँ। हमने सुना कि वे तेलुगु में किसी से कुछ कह रही है। कुछ सेकंड बाद रघु लाइन पर आया। हेलो, रघु ने कहा। हेलो मिस्टर रघु, मैं हौज खास पुलिस थाना से इंस्पेक्टर विकास राणा बोल रहा हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? जी सर। क्या आपने खबर सुनी? कौन सी खबर सर? क्या आप जारा लॉन को जानते हैं? वो मेरी मंगेतर है सर, रघु ने कहा। ओह, आई एम सॉरी मिस्टर रघु, हमें उनके कमरे में उनकी लाश मिली है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। दूसरी तरफ से आवाज़ खामोश हो गई। मिस्टर रघु, क्या? कुछ सेकंड बाद रघु ने कहा। आपके दोस्त, आपकी मंगेतर, वे अपने कमरे में मरी हुई पाई गई है और हमें शक है कि उनका कत्ल किया गया है। आर यू सीरियस? कौन बोल रहा है? क्या तुमने ही उन लोगों को भेजा था? रघु ने कहा। उसकी आवाज़ दहशत झलक रही थी। कौन से लोग? मैं पुलिस वाला हूँ, हमारे पास उसका फ़ोन है। आज उस पर तुम्हारे 2 मिस कॉल हैं, एक सुबह 8:14 पर और दूसरा 8:32 पर। हमने कुछ आवाज़ें सुनी। रघु अपने फ़ोन पर कुछ चेक कर रहा था। फिर उसने कहा, नहीं सॉरी, आई कांट बिलीव दिस। उसकी बॉडी उसके पेरेंट्स के पास है, तुम उनसे बात कर सकते हो। हाँ, मैं अभी कॉल करता हूँ, रघु ने कहा। लेकिन यह मैं नहीं, सॉरी, मैं बात करने की हालात में नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ, आपको यह सुनकर झटका लगा होगा। आज जारा का बर्थडे है, उसने कहा। फ़ोन पर उसकी तेज चल रही सांसें सुनी जा सकती थी। 2 महीने बाद हमारी शादी थी। शादी शब्द सुनकर मेरे सीने में दर्द हुआ। मैं दूसरी तरफ देखने लगा।
सॉरी मिस्टर रघु, हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन यह मालूम करने की पूरी कोशिश करेंगे कि यह किसने किया है। लेकिन कोई भी ऐसा करना क्यों चाहेगा? क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा कर सकता है? 3 दिन पहले मुझ पर कुछ लोगों ने हमला किया था। मैंने सोचा यह पैसा वसूल करने वाले किसी लोकल गैंग का काम हो। रियली? कौन थे वे लोग? कब हुआ यह? इंस्पेक्टर ने कहा और लिखने के लिए नोटबुक निकाली। 3 गुंडे। देर रात का वक्त था। साइबर सिटी में मेरे ऑफिस के ठीक बाहर यह हुआ। वे बाइक से आए और एक हॉकी स्टिक से मुझे मारा। मेरी कार की खिड़की का शीशा भी तोड़ दिया। मैं जैसे तैसे ज़ोर से चिल्लाया तो वो भाग गए, नहीं तो वे लोग और भी नुकसान पहुंचा सकते थे। क्या आपको चोट लगी है? सिर में एक घाव है और बाह में फ्रैक्चर है। इंस्पेक्टर तेज़ी से नोट्स लेते रहे। क्या इसलिए आप हॉस्पिटल में हैं? हाँ, मैं अपोलो में हूँ, लेकिन मैं आज उसके बर्थडे पर दिल्ली आने वाला था और वह रुक गया। हमें अपने फ़ोन पर उसकी सुबक सुबक कर रोने की आवाज़ सुनाई दी। रघु मेरा सबसे बड़ा दुश्मन रो रहा था, लेकिन मुझे इससे अच्छा नहीं लगा। इंस्पेक्टर ने कुछ देर रघु को रोने का मौका दिया और फिर कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत डिस्टर्ब हैं। मैं अभी फ़ोन रख रहा हूँ, लेकिन हमें बाद में बात करनी होगी। टेक केयर। इंस्पेक्टर ने कॉल काट दी। कांस्टेबल अंदर आया। सर, फ़ोन रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने यह ज़रूर कंफर्म कर दिया है कि बीती रात मिस्टर रघु के सेल टावर का लोकेशन हैदराबाद का ही था। हाँ, अभी वह एक हॉस्पिटल में भर्ती है, राणा ने कहा और फिर मेरी ओर मुड़े। तो क्या तुम पूरे दिन जमाई राजा की तरह मेरी ऑफिस में डेरा जमाए रहोगे? जाओ बाहर जाकर बैठो। जी सर, मैंने कहा और कमरे से बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, ये है द गर्ल इन रूम 105 का चैप्टर 7। पसीने से भीग गया हूँ मैं, क्योंकि बहुत गर्मी है। फ़ैन बंद कर मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऑन करके करूँगा तो फिर फ़ैन की नॉइज़ आप लोगों को ऑडियो बुक में आ जाएगी। एंड आप सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर्स चैनल में। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इसे सुना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभी तक आप लोगों को ये कैसा लगा है, मेरी स्टोरी टेलिंग कैसी लगी है। एंड सॉरी, बीच बीच में थोड़ी गलतियाँ मुझसे हो जाती है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल स्टोरी टेलर हूँ नहीं, या प्रोफेशनल आरजे हूँ नहीं। तो बस कोशिश करता हूँ आप लोगों तक अच्छे से ऑडियो बुक्स पहुँचाने की, अच्छे से रिकॉर्ड करने की। तो चलिए नेक्स्ट स्टोरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर 7। क्लिक फ्लैश। कैमरे के क्लिक्स और फ्लैक्स और मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते जर्नलिस्ट की आवाज़ों ने मुझे चकरा दिया। दोपहर हो चुकी थी और जारा की मौत की खबर सुनते ही दिल्ली के हर अखबार और टीवी चैनल का पत्रकार फौज खास पुलिस थाने में आकर जम गया था। थाने के दरवाजे को ही कोई 30 पत्रकार घेरे हुए थे। वे जानना चाह रहे थे कि जो हुआ वो कैसे हुआ। इंस्पेक्टर राणा ने किसी से भी बात करने से इनकार कर दिया। कोई भी कांस्टेबल इजाज़त के बिना मीडिया से बात करने की ज़रूरत नहीं कर सकता था। दोपहर के वक्त जब मैं कुछ खाने के लिए पुलिस थाने के बाहर गया तो रिपोर्टर्स ने मुझे ही घेर लिया और सवाल की बौछार कर दी। क्या आप ही केशव राजपुरोहित है? एक ने कहा। मैंने धीमे से सिर हिलाया। रिपोर्टरों में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर अपने अपने माइक मेरे मुंह के सामने लगा दिए। डेड बॉडी आपको ही मिली थी? दूसरे ने पूछा। क्या आप ही गर्ल्स हॉस्टल में गैर कानूनी तरीके से घुसे थे? तीसरा जानना चाहता था। क्या आप उसके एक्स बॉयफ्रेंड हैं? एक और सवाल गूंजा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ और किसके सवाल का जवाब दूँ। प्लीज़ मुझे जाने दें, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं मालूम, मैंने वैसे क्यों कहा, क्योंकि यह सुनकर तो सवालों की आग और भड़क गई। क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि शक की सुई आप पर भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? क्या आपके और जारा लॉन के बीच फिजिकल रिलेशन अब भी कायम थे? मोटे लेंस का एक चश्मा पहने एक रिपोर्टर ने पूछा। मैं उसे एक जोर का तमाचा जड़ देना चाहता था। मुझे खुद पर काबू करना पड़ा। यदि मैं पुलिस थाने में किसी जर्नलिस्ट से हाथापाई कर बैठता तो इससे मेरे केस को कोई बहुत मदद नहीं मिल पाती। मुझे जाने दीजिए। मिस्टर केशव राजपुरोहित, क्या आपने जारा लॉन का मर्डर किया है? चश्मे वाले ने अगला सवाल पूछा। नहीं, मैंने चीखते हुए कहा। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसलिए मैं मुड़ा और दौड़ता हुआ पुलिस थाने में चला गया। मैं भूखा रह सकता था, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मुझे कच्चा चबा लिया जाए। मैं इंस्पेक्टर की हिदायतों की अनदेखी करते हुए एक सौरभ के पास चला गया, जबकि हमें दूर रहने को कहा गया था। वह एक लकड़ी की मेज़ पर ऊँघ रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया।
उसे ना दुख महसूस हो रहा था, ना थकान और न ही डर। मैं सौरभ की तरह चैन से नहीं सो सकता था। मैंने एक धूल भरी शेल्फ में एक टीवी देखा जिस पर कोई न्यूज़ चैनल चल रहा था। कुछ विज्ञापनों के बाद चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हुई। आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल में एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की का कत्ल। आईआईटी गेट के सामने एक रिपोर्टर खड़ा था, उसकी सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास में, जहां मैंने अपना पूरा आईडी कार्ड दिखाया था। मैंने देखा कि गेट के बाहर भी कोई 1 दर्जन रिपोर्टर्स खड़े थे। डायरेक्टर ने मीडिया को अंदर आने से मना कर दिया था। टीवी पर केवल आईआईटी दिल्ली के मेन गेट्स के शॉट्स दिखाए जा रहे थे। वॉल्यूम बहुत कम था, इसलिए मुझे सुनने के लिए टीवी के बहुत करीब जाना पड़ा। रिपोर्टर अपने कान में एक उंगली डाले स्टूडियो में मौजूद एंकर अरिजीत से बात कर रहे थे। अरिजीत, हमें अभी तक केवल इतना ही पता चला है कि मरने वाली लड़की जारा लॉन आईआईटी दिल्ली में पीएचडी स्टूडेंट थी। वह हिमाद्री हॉस्टल के अपने रूम नंबर 105 में सुबह के 3 बजे मरी हुई हालात में पाई गई। पता चला है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जो कि एक्स आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट है, उसे बर्थडे विश करने के लिए उसके रूम में चला आया था और उसने उसे वहां मृत पाया। 1 सेकेंड, एंकर अरिजीत ने हाथ में पेन लिए और कहा, उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके रूम में चला आया था। यस अरिजीत, उसका नाम केशव राजपुरोहित है। वह 5 साल पहले यहाँ से ग्रेजुएट हो चुका है। तब वह जारा के साथ रिलेशनशिप में था। जारा ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन करने के बाद किसी पीएचडी प्रोग्राम के लिए आईआईटी दिल्ली में ही ज्वाइन किया था, तो वो इसी कैंपस में रह रही थी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि जारा और केशव की रिलेशनशिप बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। मैं मशहूर हो चुका था, टीवी पर मेरे बारे में बातें की जा रही थी, लेकिन किसी ऐसे आईआईटी वाले की तरह नहीं जिसने $1 बिलियन स्टार्टअप खोला हो, या जो सीईओ बन गया हो, या जिसने कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ली हो। मेरे मशहूर होने की वजह केवल इतनी थी कि मैं एक लड़की के रूम में गैर कानूनी रूप से घुस गया था। लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि वो रूम में कैसे घुसा? अरिजीत ने कहा। लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि वो रूम में कैसे घुसा? अरिजीत ने कहा। आईआईटी गर्ल्स हॉस्टल में लड़कों के प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होती है। वेल यस, आईआईटी दिल्ली के स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि एक लड़के लड़कियों के कमरे में दाखिल नहीं हो पाए, इसलिए केशव एक आम के पेड़ पर चढ़कर खिड़की के माध्यम से उस रूम में आया था। बदकिस्मती से हमें कैंपस में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है, नहीं तो वो आम के पेड़ भी आपको दिखाते। यकीनन यह तो सचमुच ही बदकिस्मती थी। देश आम के उस पेड़ को देखना चाहता था, लेकिन देख नहीं सकता था। शायद उस पर लगने वाले आम के फल भी दिखाए जा सकते थे। गो ऑन, अरिजीत ने सिर हिलाते हुए कहा। वो इन हालात से बहुत ही ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहा था। तो वह पेड़ पर चढ़कर उसके कमरे में घुसा ताकि उसको बर्थडे विश कर सके, लेकिन उसने उसे वहाँ मरा हुआ पाया। फिर उसने पुलिस और उसके पेरेंट्स को इसकी खबर दी। इस कहानी का उसका वर्जन तो यही है। एग्जैक्टली, यह उसका वर्जन है। तो अब पुलिस क्या कर रही है? मेरे ख्याल से अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा, लेकिन केशव होज खास पुलिस थाने में है। उसे देखकर लगता है कि जैसे उसके होश गुम है, या शायद वह गुस्से में है। हमारे पास उसके कुछ विजुअल्स हैं और अचानक स्क्रीन पर मेरा चेहरा दिखाया जाने लगा। मैं पूरी तरह से एक साइको दिख रहा था। नहीं, मैं चिल्ला रहा था। उन्होंने उस नई को लूप में 5 बार दिखाया, जैसे कि टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है। वैसे मुझे यह बताना चाहिए, रिपोर्टर ने कहा, कि सुनने में आ रहा है कि केशव राजपुरोहित राजस्थान से है और उसके पिता नमन राजपुरोहित, वह एक सीनियर आरएसएस मेंबर है, यानी उसकी फैमिली के पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। क्या अब ये क्यों जोड़ा जा रहा है? मैंने अपनी ईयर रिंग को छुआ। इस मामले में मेरे पेरेंट्स को घसीटने का क्या मतलब है? मैंने अपनी जेब चेक की, लेकिन उसमें मेरा फ़ोन नहीं था। शायद मैं उसे पुलिस थाने की कुर्सी पर ही छोड़ आया था। मेरे ख्याल से पुलिस थाने से तो उसको कोई चुरा नहीं सकता था। मैंने वहां पहुंचकर फ़ोन चेक किया तो पाया उसमें मेरे घर के 10 मिस्ड कॉल थे। 4 कॉल्स चंदन अरोरा के थे, 2 कॉल सेक्सी शीला के थे, जिसने यकीनन चंदन के कहने पर मुझे कॉल किया होगा। इससे पहले कि मैं इन लोगों को कॉल बैक कर पाता, मुझे एक बार फिर टीवी पर अपना नाम सुनाई देने लगा। तो क्या पुलिस ने केशव राजपुरोहित को गिरफ्तार कर लिया, या वह अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश कर रहा है? व्हाट द हेल, भला मुझको क्यों गिरफ्तार किया जाना चाहिए? और मैंने भला कौन से पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल किया? मैं तो उल्टे चाहता था कि मेरे पिता को कभी भी इन तमाम बातों के बारे में पता ना चले।
रिपोर्टर ने अपनी बात जारी रखी। नो अरिजीत, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। केस व जांच में पुलिस की मदद कर रहा है या अभी वह केवल पुलिस हिरासत में है, हमें नहीं मालूम। पुलिस के मुताबिक वे लोग हर एंगल से इस केस को देख रहे हैं। वे जल्द ही हॉस्टल के दूसरे लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक उस एक्स बॉयफ्रेंड या किसी को भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अरिजीत ने चिल्लाते हुए कहा। टीवी पर स्टोरी ब्रेक हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे और यहाँ बंदा किसी न किसी की गिरफ्तारी चाहता था, लेकिन इस पर रिपोर्टर ने जो कहा वो तो अरिजीत की एक्स बॉयफ्रेंड थ्योरी से भी ज़्यादा मसालेदार थी। देखिए अरिजीत, हमने भी यही सुना है, अलबत्ता इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इसमें कोई टेररिज्म वाला एंगल हो सकता है। यूसी जारालोन न केवल मुस्लिम थी बल्कि कश्मीरी मुस्लिम थी। जाहिर है किसी भी कश्मीरी मुस्लिम के साथ कोई वारदात हो जाए और उसमें टेररिज्म वाला एंगल घुसेड़ना तो ज़रूरी ही है। लेकिन मुझे तो यही सोचकर राहत मिली कि चंद सेकंड में ही अरिजीत मुझे भूलकर अब दूसरे विषय पर बात करने लगा था। एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की जिसकी कत्ल रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में कर दिया जाता है। कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं? अरिजीत ने कहा। हमें अभी तक इस बारे में कुछ नहीं मालूम अरिजीत, रिपोर्टर ने विनम्र स्वर में कहा। लेकिन शायद अरिजीत को यह जवाब पसंद नहीं आया। वह आगे झुका, मानो कैमरे के और करीब आने की कोशिश कर रहा और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बड़ी खबर ब्रेक हो रही है और आपको अपना यह चैनल सबसे पहले यह खबर दे रहा है। यह सरासर झूठ था। अकेले पुलिस थाने पर ही 30 से ज़्यादा रिपोर्टर को मैंने देखा था। ये सभी इस स्टोरी को कवर कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हम एक ब्रेक लें, हमारे सामने एक बड़ा सा सवाल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अरिजीत ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, जैसे इस केस पर उसकी अपनी ज़िंदगी का दारोमदार हो। और वो ये कि क्या अब आतंकवाद की घुसपैठ इंडिया के खास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक भी हो चुकी है। इसके बाद पतंजलि टूथपेस्ट का एक विज्ञापन दिखाया गया जिससे किन्हीं ऋषियों द्वारा 2000 साल पहले जड़ी बूटियों से बनाया गया था। विज्ञापन में ऋषि को शांतिपूर्ण ध्यान करते दिखाया जा रहा था। शायद वे टूथपेस्ट के फॉर्मूले के बारे में सोच रहे होंगे। टीवी पर जो न्यूज़ दिखाई जा रही थी उसके ठीक विपरीत एक शांतिपूर्ण माहौल इस विज्ञापन में दिखाई दे रहा था। विज्ञापन बाबा रामदेव के चित्र के साथ समाप्त हुआ। बाबा रामदेव की मुस्कुराहट को देखकर मुझे इससे पहले इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि यह विज्ञापन खत्म हो और चैनल फिर से उसी जारा मर्डर केस वाली स्टोरी पर लौट जाए। लेकिन जाहिर है जो मैं चाहता था उसकी किसी को परवाह नहीं थी। चंद ही मिनटों में अरिजीत फिर से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था और इस बार उसके साथ एक प्रतिष्ठित पैनल भी थी। इसमें 6 लोग थे, 2 समाज सेवी, 2 भूतपूर्व पुलिस अधिकारी, कश्मीर में थिंक टैंक चलाने वाला एक व्यक्ति और एक रिटायर्ड आईटी प्रोफेसर। ये लोग टीवी स्क्रीन पर बनी 6 छोटी छोटी खिड़कियों से झांक रहे थे। टीवी चैनल ऐसा कैसे कर लेते हैं? वे इतनी जल्दी इतने सारे विशेषज्ञ जिन्हें कोई और काम नहीं होता का पैनल कैसे बना लेते हैं? एक खिड़की खुद अरिजीत की थी, दूसरों की खिड़की से दोहरे आकार वाली। उसने चर्चा की शुरुआत की। तो सवाल यह है कि क्या आतंकवाद हमें प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं तक पहुंच चुका है? क्या इस वारदात का कोई टेरर एंगल हो सकता है? और क्या यह घटना यह भी बताती है कि आज दिल्ली में कोई भी सुरक्षित नहीं है? टेरर वाली बात का तो पता नहीं। कश्मीरी थिंक टैंक वाले व्यक्ति ने बोलना शुरू किया था कि एक समाज सेवी महिला जिसके माथे पर 10 रुपये के सिक्के से भी बड़ी बिंदी थी ने उसकी आवाज़ को दबा दिया। टेरर के बाद में की जाएगी। मेरा सवाल यह है कि अरिजीत कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट की सिक्योरिटी कर क्या रही है? दिल्ली पुलिस का क्या रोल है? वो खास पोस्ट एरिया है। यदि वह इलाका भी सुरक्षित नहीं होगा तो यह नेशनल कैपिटल या नेशनल क्राइम कैपिटल है, इसका क्या होगा? एग्जैक्टली यदि अमीर लोग भी सुरक्षित नहीं तो पुलिस क्या कर रही है? अरिजीत ने कहा। भूतपूर्व पुलिस अधिकारी ने कम से कम ऐसी बात कही जिससे पुलिस के जांच में मदद मिलती, लेकिन समाज सेविका ने उन्हें चुप करा दिया। भूतपूर्व आईआईटी प्रोफेसर को तो एक शब्द बोलने का मौका ही नहीं मिला। एक कांस्टेबल आया और मेरा कंधा झकझोर कर मुझे कहा, राणा सर तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने कॉल किया था, वे तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, राणा ने कहा। उनकी आवाज़ पहले से शांत लग रही थी। सॉरी, फ़ोन मुझसे दूर था, मैंने कहा। वैसे भी अभी मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहता, वे लोग अलवर से आ रहे हैं, चंद घंटों में यहाँ पहुँच जाएंगे। डैम, क्या? कुछ नहीं,
तुम्हारे दोस्त को भी यहाँ ले आओ, बात करनी है। मैं सौरभ को नींद से उठाकर ले आया। यह एक बड़ा मामला बन गया है। नेशनल न्यूज़, राणा ने कहा। मैं जानता हूँ सर। क्या? कैसे जानते हो? मैंने टीवी पर देखा, रिपोर्टर्स और वही सब। अपनी बेहतरी चाहते हो तो रिपोर्टरों से जितना दूर रह सकते हो रहो। मैंने उनसे कोई बात नहीं की सर। जब मैं बाहर कुछ खाने जा रहा था तो उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं उनसे बचकर अंदर चला आया। तुमने सुबह से कुछ खाया? सौरभ ने जोर से अपना सिर हिलाकर ना कहा। इंस्पेक्टर राणा ने एक चपरासी बुलाकर कुछ स्नैक्स लाने को कहा। वह 2 कप चाय और आलू पकौड़े लेकर लौटा। इंस्पेक्टर ने हमें खाने को कहा। मैं धीरे धीरे खाने लगा। तुम्हारे पिता की मुझसे बात हुई। वो राजस्थान में क्या है? RSS के प्रधान सेवक, राज्य के प्रांत प्रचारकों में एक। हाँ वही। उन्होंने दक्षिण दिल्ली के सांसद में भी बात की है। फौज खास उन्हीं के एरिया में आता है। अब जाकर मुझे राणा की बदली हुई टोन और इस चाय और पकोड़े का राज समझ में आया। भारत में कोई भी अफसर केवल अपने से ऊपर बैठे अधिकारी की ही सुनता है। तुम्हारे पॉलिटिकल कनेक्शन के कारण तुम्हें रियायत नहीं दी जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो हम और ज़्यादा सख्ती ही बरतेंगे, राणा ने जैसे मेरे दिमाग पढ़ते हुए कहा। जी सर, लेकिन हम लोगों ने सच में कुछ नहीं किया है, सौरभ ने कहा। यह सुबह से उसके पहले शब्द थे। हाँ, अगर तुम लोगों ने सच में कुछ भी नहीं किया है, केवल तभी तुम बच सकते हो, इंस्पेक्टर ने कहा। यह केस अब टीवी पर आ गया है। अगर मीडिया ने यह कह दिया कि आरोपी के कनेक्शन के कारण उसके साथ नरमी बरती जा रही है तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। तो क्या मैं आरोपी था? नहीं, यह गलत तो था। सर, आरोपी? मैंने हैरत से कहा। मेरा मतलब है कि अगर तुम आरोपी होते तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य तो मौजूद है, लेकिन शुक्र है कि अब हमारे पास कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे तुम्हें मदद मिल सकती है। क्या? सौरभ और मैंने एक स्वर में कहा और फिर बाद में सर जोड़ दिया। कैंप्स रजिस्टर के मुताबिक तुम लोग अपने एनफील्ड बाइक पर सवार होकर 3:14 पर कैंपस में पहुंचे थे। इसका मतलब है कि 3:20 से पहले तुम जारा के रूम में नहीं पहुंच सकते थे। जी सर, हम उसी समय वहां पहुंचे थे। मेरी बाइक अभी भी कैंपस में खड़ी है और तुमने उसके पेरेंट्स को 3:38 और पुलिस को 3:40 पर कॉल किया। पुलिस 3:52 पर पहुंची और 3:54 पर हम लोगों ने बॉडी देखा। जी सर, तो अगर तुम 3:20 पर वहां पहुंचे और 3:35 पर उसका कत्ल किया। सर, मैंने उसे नहीं मारा। शट अप, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। जी सर, तो अगर तुमने उसे 3:35 पर मारा और मैंने 3:54 पर बॉडी को देखा तो वेल, मैं कोई पोस्टमार्टम एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे डेड बॉडी देखी है और जारा की लाश को देखकर यह नहीं लग रहा था कि उसे 20 मिनट पहले मारा गया है। लाश बहुत ठंडी और सख्त हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली। जी सर, जब मैं वहाँ पहुँचा तब पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। उसका शरीर ठंड पड़ चुका था। वेल, हमें ऑटोप्सी से बहुत मदद मिलती, लेकिन उसके पेरेंट्स ने इसके लिए इजाज़त नहीं दी, राणा ने उंगलियों को आपस में बांधते हुए कहा। क्यों? मजहबी कारणों से, खुदा जाने किस लिए। उनका कहना है कि उसका कफन दफन ठीक से करना चाहते हैं। हाँ, यह सच है कि ऑटोप्सी में हमें पूरे शरीर की चीर-फाड़ कर देंगे, लेकिन बाद में उसमें टाँके भी तो लगा देते हैं। लेकिन उन लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। सौरभ और मैं चुप्पी साधे रहे। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, एनीवे, मैंने उसकी मौत के कारणों की पड़ताल के लिए एक कॉर्नर भेजा है। उम्मीद है कि वो लोग उसकी बाहरी जांच करने की इजाज़त देंगे। शायद वो कोई सुराग लगा पाए या ला पाए। उन्होंने अपने नोट्स खोल लिए। लाश की गर्दन पर जो निशान पाया गया है, उसके अलावा उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, और जहाँ तक हमारा ख्याल है उसके साथ कोई बलात्कार भी नहीं हुआ था। मुझे हैरानी हुई कि इंस्पेक्टर लाश और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे चीज़ों के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे हम अपने कोचिंग सेंटर में ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं। हमने उसके कुछ हॉस्टल मेट्स के बयान लिए। क्या उस दिन कैंपस में छुट्टी थी? हो सकता है, हफ्ते भर का मिड टर्म ब्रेक। फरवरी में हमें ऐसा ब्रेक मिला करता था, मैंने कहा। हाँ, अभी हॉस्टल में ज़्यादा लोग नहीं हैं। उसके विंग में भी केवल 3 ही लड़कियां मौजूद थी, बाकी अपने घर चली गई थी। जी सर, सौरभ ने कहा। हॉस्टल एंट्रेंस के CCTV फुटेज आए हैं। हम बारीकी से उनकी पड़ताल करेंगे। हमने जारा के फ़ोन रिकॉर्ड से मंगवा लिए हैं। उसके मंगेतर की सेल टावर लोकेशन हमने पहले ही चेक कर ली है। उससे बात भी हो चुकी है। हम पूरी रात सोए नहीं हैं।
क्या हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने कहा। अभी 1 मिनट पहले मैं आरोपी था और अब मुझसे ऐसे बर्ताव करने की उम्मीद की जा रही है जैसे कि मियाँ बीवी के आपस में बात हो रही हो। जी सर, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये मीडिया वाले टीवी पर क्या दिखा रहे हैं? दिल्ली पुलिस को कोई होश ही नहीं है। उन्होंने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? क्या हम रातों को हर इंसान के घर में घुस जाएं ताकि कहीं कुछ गलत ही ना हो पाए? भला कोई कैसे अपराधों को पूरी तरह से रोक लगा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी गुत्थी ही सुलझा सकते हैं। जी सर, मैंने कहा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो यही सुनना चाहते थे। और इन सब चीज़ों में समय लगता है। किसी कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए कोई ऐप तो नहीं है? हाँ सर, अभी तक तो ऐसा ऐप नहीं है, सौरभ ने कहा। बेड़ा गर्क हो सौरभ, तुम्हें ऐसे टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत है? इंस्पेक्टर ने सौरभ की ओर देखा। सौरभ ने नज़रें झुका ली। वो लोग चाहते हैं कि हम किसी को गिरफ्तार कर लें। यदि हम किसी को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम कामचोर हैं, और यदि हम शक के दायरे में आने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं तो हमें अत्याचारी कहकर पुकारा जाएगा। ऐसे में हम करें तो करें क्या? मैं वास्तव में इस बारे में सोचने लगा था कि अभी यहाँ पर खड़े होकर चिल्लाने के सिवा इंस्पेक्टर राणा को और क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा, पता नहीं सर, शायद बेहतर यही होगा कि न्यूज़ चैनल को इग्नोर किया जाए। मैं तो इग्नोर कर दूंगा, लेकिन नेता लोग नहीं करेंगे, और मेरे सीनियर्स इन्हीं नेताओं के रिपोर्ट करते हैं। इंस्पेक्टर राणा का फ़ोन बजा। मैंने सोचा कि हालांकि पुलिस बनने के बाद आप लोगों की पिटाई करने का मौका मिल जाता है, जो कि मज़ेदार हो। कहा और चुप हो गए। गुड, आपसे हो रहा है? आपने पूरे फोटोज देखे? हाँ, वक्त क्या हो रहा होगा? 2:02। 2:41 तक। ओके गुड। इंस्पेक्टर हमसे थोड़ी दूर चले गए। उन्होंने फ़ोन पर बतियाते हुए कुछ नोट्स लिए और कॉल ख़त्म होने के बाद हमारे पास चले आए। तो इससे पहले कि मैं कह रहा था कि मेरी तुम्हारे पिता से बात हुई थी। मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वे भले आदमी हैं। उन्होंने कभी हमें धमकाने या अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की है। जी सर, वे ऐसे कभी नहीं करेंगे, खासतौर पर मेरे जैसे नालायक बेटे के लिए। मैं आगे यह जोड़ देना चाहता था, लेकिन जोड़ा नहीं। और उनके यहाँ आने पर मैं उन्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। अच्छी खबर? यही कि इस मामले में शक की सुई पूरी तरह तुम पर नहीं है। शक की पूरी सुई? मैं तो चाहता था कि सुई जैसी कोई चीज़ ही मेरे ऊपर ना हो। जी सर, मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि मेरे पेरेंट्स को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग जाएगा। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वॉचमैन 2 से 2:02 तक अपने पोस्ट से गायब था। ओह, तो शायद कोई इसी दरमियान हॉस्टल में घुस गया हो सकता है। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है, इंस्पेक्टर राणा ने कहा। उनकी आंखों में चमक थी। क्या? सौरभ ने कहा। 1 महीने पहले जारालॉन के इसी वॉचमैन लक्ष्मण रेड्डी से बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, और उसने बहुत सारी लड़कियों के सामने लॉबी में उसे थप्पड़ जड़ दिया था। रियली? क्यों? यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम पता कर लेंगे। जी सर, बस जिज्ञासा है इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको उस लड़ाई के बारे में किसने बताया? इंस्पेक्टर ने अपने नोट्स उठा लिए। रुचिका गेल, वह हिमाद्री हॉस्टल में 4th ईयर स्टूडेंट है। रूम नंबर 109 में रहती है। एक और लड़की, सुभद्रा पांडे, जो 203 में रहती है। इन दोनों ने यह बताया है। मेरे सब इंस्पेक्टर ने अभी उनसे बात की है। मेरी टीम इस केस पर बहुत मेहनत से काम कर रही है, और हम इस मामले को लगभग तह तक पहुंच चुके हैं। लेकिन स्टूपिड मीडिया यह सब नहीं हाईलाइट करेगा। मैं चुप रहा। इंस्पेक्टर उठ खड़े हुए। बीरेन, उन्होंने पुकारा। एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आया। हुजूर, उसने कहा, क्या वो लक्ष्मण रेड्डी यहाँ पर है? जी हुजूर, वो बाहर कुर्सी पर सो रहा है। उसे 2 तमाचा जड़कर उठाकर मेरे पास लेकर आओ। जी हुजूर, उसने कहा और चला गया। वह इस बात से बहुत खुश नज़र आ रहे थे कि उसे अधिकृत रूप से किसी पर अपनी ताकत का आजमाइश करने का मौका मिला है। इंस्पेक्टर हमारी ओर मुड़े। तुम दोनों बाहर इंतज़ार करो, अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। सौरभ और मैं उठ खड़े हुए। जब हम बाहर जा रहे थे, हमने लक्ष्मण को आते देखा। उसके हाथ जुड़े हुए थे और कमर झुकी हुई। राणा ने झन्नाटेदार तमाचे से अपने ऑफिस में उसके स्वागत किया, जिसकी आवाज़ हमें बाहर सुनाई दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सैम सत्यम और स्वागत है आपका मेरे चैनल सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। यह
द गर्ल इन रूम 105 का मे बी सेकेंड पार्ट या फिर फाइनल पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि कोशिश करूँगा कि इसी पार्ट में पूरी नॉवेल को मैं रीड कर दूँ। एंड फर्स्ट पार्ट में मुझे प्यार देने के लिए धन्यवाद। उन सभी को थैंक यू जिन्होंने कहा कि मेरी वॉइस अच्छी है, एंड यूँ ही कमेंट करते रहे, मुझे मोटिवेट करते रहे। अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स पढ़कर। अभी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ी खांसी वगैरह की वजह से, तो हो सके पहले जैसा आप लोगों को मज़ा ना आए सुनने में, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठा हूँ। एंड थोड़ी जो नॉइज़ हो अगल बगल की उसके लिए सॉरी, क्योंकि घर पे रिकॉर्डिंग करता हूँ एंड जॉइंट फैमिली है तो हल्ला गुल्ला होते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8 अध्याय 8। केशव केशव बेटा, मुझे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी तो मैं उठ बैठा। मैंने यह मालूम करने के लिए अपने आसपास देखा कि मैं कहाँ पर हूँ। पुलिस थाने के शोरगुल के बावजूद मैं मेज पर ही सो गया था। दीवार घड़ी 4 बजे का समय बता रही थी। माँ, मैंने कहा और आंखें मिली। तुम कब आई? अभी आई। क्या हुआ? तुम यहाँ पर कैसे? पापा कहाँ हैं? वहाँ। उन्होंने इंस्पेक्टर राणा के ऑफिस की ओर इशारा किया। ठीक तभी पापा वहाँ से बाहर निकले और मेरी ओर बढ़े। हमने तुम्हें 10 फ़ोन लगाए, तुमने एक बार भी पलटकर कॉल नहीं किया, उन्होंने कहा। सॉरी पापा, मैंने कहा। इससे पहले कि मैं अपना वाक्य पूरा कर पाता, मैं फूट फूट कर रोने लगा। पापा पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वे रुमाल से अपना चेहरा साफ करते रहे। माँ ने मुझे गले लगा लिया। इससे बेहतर मैंने अपने जीवन में कभी कुछ अनुभव नहीं किया था। मैं चाहता था कि अपने बचपन में लौट जाऊं, जहां माँ मुझे प्यार से सुलाया करती थी। तुम पुलिस थाने में यह सब नाटक क्यों कर रहे हो? पापा ने कहा। सॉरी पापा, मैंने अपने को माँ से अलग करते हुए कहा और आंसू पोंछ लिए। पुलिस थाने में मौजूद सारे लोगों ने मुझे हमदर्दी भरी नज़रों से देखते रहे। शायद वे सोच रहे थे कि मैं लंबे समय के लिए जेल जाने वाला हूँ। तुम इस चक्कर में कैसे फंस गए? हमें तो ख्याल था कि तुम ट्यूशन्स ले रहे हो और एक जॉब की तलाश कर रहे हो। यह मेरे पिता के इस भूल को दुरुस्त करने का ठीक समय नहीं था कि मैं एक जॉब की तलाश नहीं कर रहा, एक जॉब कर रहा हूँ। मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में फैकल्टी के रूप में काम कर रहा हूँ। यह ट्यूशन लेना नहीं था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया पापा। मैं आपकी और माँ की कसम खाकर कहता हूँ। तुमने शराब पी और गर्ल्स हॉस्टल में गैर कानूनी रूप से घुस गए। पूरा देश अब ये बात जानता है। मेरा मतलब ये था कि मैंने किसी की हत्या नहीं की पापा। बहुत बड़ा काम किया। शाबाश बेटा, शाबाश कि तुमने किसी का मर्डर नहीं किया। मेरा यह मतलब नहीं था पापा। मैं फिर रोने लगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि चीज़ें इतनी बिगड़ जाएगी। वो मुस्लिम लड़की, पापा ने सख्त लहजे में कहा। वो लड़की पहले दिन से ही हमारे लिए मुसीबत बनी हुई थी। मैंने बहुत साल पहले ही तुमको समझा दिया था और मेरे ख्याल से तुम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका था। हाँ, हो गया था। फिर तुम्हारा दिमाग फिर गया था क्या, जो फिर से उसके पास चले गए? पिछली बार तुमने मुझको जो शर्मिंदगी महसूस कराई थी वो काफ़ी नहीं थी क्या? आप चिल्ला रहे हैं राजपुरोहित जी, माँ ने कहा। प्लीज़ इस बारे में बाद में बात कर लेना। अभी हम चले? आओ बेटा, घर चलते हैं। मैं नहीं जा सकता, इंस्पेक्टर ने मुझे यहीं रुकने को कहा है। वो मान गए। तुम्हारे लिए मुझे उनके सामने मिन्नत करनी पड़ी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? वो लोग भी जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, तो वो तुमको फिर से यहीं रोकने का मन बना सकते हैं। इसलिए अपने दोस्त के साथ जाकर उनका शुक्रिया अदा करो, उन्होंने इंस्पेक्टर के रूम की ओर इशारा करते हुए कहा। तो इंस्पेक्टर ने मेज़ पर अपना मोबाइल घुमाते हुए कहा, तुम लकी हो। सौरभ और मैंने सिर हिला दिया। हमने कसम खा ली थी कि जहाँ तक संभव हो अपना मुँह बंद रखेंगे। वो वॉचमैन, हमारे पास अब उसकी गिरफ्तार करने के पर्याप्त कारण है। सौरभ ने फिर से सिर हिलाया। इंस्पेक्टर ने अपनी बात जारी रखी। इससे मीडिया के कलेजे में भी ठंडक पड़ जाएगी। या ऐसे उम्मीद की जा सकती है कि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी, नोट बॉयड, है ना? मैं सिर हिलाता रहा। तुम अब जा सकते हो, लेकिन कुछ शर्तें हैं। बोलो, मानोगे? हम चुप रहे। हाँ या ना, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। मुझे लगा कि जैसे कुछ वेबसाइट पर हमें टर्म्स पढ़ने बिना ही एग्री पर क्लिक करना होता है, वैसा ही हमें यहाँ भी करना होगा। जी सर, हमें आपकी तमाम शर्तें मंजूर हैं, मैंने कहा। मैं जैसा भी हो वहाँ से निकलना चाहता था। तो ये शर्तें हैं। 1, तुम दिल्ली से बाहर नहीं जाओगे। इनफैक्ट केशव, तुम रोज़ आकर मुझे रिपोर्ट करोगे।
2. मीडिया से दूरी बनाए रखोगे। मीडिया तुम्हारे चाहे जितना भी पीछा करे, तुमको उन लोगों से बात नहीं करना है तो नहीं करनी है। जी सर। 3. अगर मुझे इस केस में किसी भी तरह की ज़रूरत महसूस हुई, तुम मेरी मदद करोगे। मुझे मालूम नहीं कि IIT का कामकाज कैसा चलता है, तुम ऐसे चीज़ों में ज़रूरत पड़ने पर मेरी मदद करोगे। जी सर। गुड। मेरे ख्याल से यह केस जल्दी ही क्लोज हो जाएगा और कातिल सलाखों के पीछे होगा। इंस्पेक्टर राणा उठ खड़े हुए। हम उनका इशारा भाप गए और उठ गए। तो क्या अब हम जा सकते हैं सर? सौरभ ने ऐसे पूछा जैसे यह यकीन नहीं कर पा रहा है। बशर्ते तुम्हें जेल में रखना पसंद ना हो तो। इंस्पेक्टर राणा हंस दिए। शायद पहली बार, दिन में पहली बार, या हफ्ते में पहली बार, या साल में पहली बार, या कौन जाने अपने पूरे करियर में पहली बार। सौरभ इंस्पेक्टर के कमरे से बाहर निकल आया। बाहर जाने से पहले मैंने हिम्मत करके इंस्पेक्टर से एक सवाल पूछा। माफ़ कीजिएगा